मूवी शुरू होती है और हम वो किनली नाम के एक सैनिक को देखते हैं जो अपने भाई वू बैली की अस्थियों को लेकर अपने गांव आया है। तभी वनली नाम का एक छोटा लड़का उसकी नाव पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है, जिसके बाद वनली किनली पर हमला करता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये उसका बड़ा भाई है। दोनों ने एक दूसरे को देखे हुए कई साल बीत चुके थे, जिससे वनली अपने बड़े भाई को पहचान नहीं पाता। जिसके बाद वैनली भागते हुए अपने माता पिता को किनली की वापसी के बारे में बताने जाता है। किनली घर आकर अपने माता पिता को वैली की मौत के बारे में बताता है। किनली अपने माता पिता को घर बनाने के लिए कुछ पैसे देता है। शाम होती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग कमांडर कियान की तलाश कर रहे हैं। वे आकर बताते हैं कि कियान की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उसे अगले दिन वापस अपनी ड्यूटी पर जाना होगा। अगली सुबह कियान अपने माता पिता से रुखसत लेता है। तभी वनली अपने भाई से कहता है कि वह भी देश के लिए लड़ना चाहता है, लेकिन कियान कहता है कि वो अपने माता पिता के साथ रहे और उन सब का अच्छे तरीके से ध्यान रखे, और किनली वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमेरिका की सेना दुश्मन के इलाके में बमबारी कर रही है। यूएस नेवल शिप लगातार गोलीबारी कर रहे हैं और अमेरिकी एयरफोर्स भी जमीन पर कई बम गिराती है। ग्राउंड पर हवाई हमले से सतर्क रहने का अलार्म बजने लगता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद हजारों अमेरिकन टैंक और इन्फेंट्री डिवीजन को समुद्र तट पर तैनात किया जाता है, जो इस बात का संकेत देती है कि जंग अभी और भी भयानक होने वाली है। कमांडर जनरल मैक आर्थर प्रेस से बात करते हुए बताते हैं कि वे किसी भी कीमत पर सियोल को वापस लेकर रहेंगे। वहीं चीन के नमन स्क्वायर पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग करके युद्ध की स्थिति पर रिपोर्ट मांगते हैं। जिसके बाद पैंग नाम का एक सीनियर अफसर लाइब्रेरी में आता है। यहाँ माओ का बेटा एनिंग उसका वेलकम करता है और पैंग को उसके पिता के पास ले जाता है। जिसके बाद पैंग और माओ युद्ध में कोरियाई लोगों की मदद करने के लिए प्लान बनाते हैं। जाते वक्त एनी पैंग से कहता है कि उसे भी युद्ध में शामिल कर ले, लेकिन पैंग मना कर देता है। तभी वहां पर मौजूद माओ उसे युद्ध में लड़ने की परमिशन दे देते हैं। कुछ दिनों बाद अमेरिकन फोर्सेस बमबारी शुरू करती हैं। वहीं उसी एरिया में याल नदी पर माओ पैंग को आर्मी के कमांडर के रूप में नियुक्त करता है। इसी दौरान जनरल मैका आर्थर अपने अफसरों को हमला जारी रखने का निर्देश देते हैं। वहीं कोरिया के आर्मी हेडक्वार्टर में एनिंग अमेरिकी आर्मी की मूवमेंट के बारे में पैंग को रिपोर्ट करता है। पैंग का अनुमान है कि अमेरिकी सेना चैंगजिंग लेक पर हमला करेगी और इस हमले का मुकाबला करने के लिए पैक अपने अफसरों से मिलकर एक प्लान बनाता है। माओ पैक का प्लान देखकर उसे सभी मोर्चे मजबूत करने की सलाह देते हैं। अब चाइनीज सेना लड़ने के लिए तैयार है। कियान लीक बटालियन और 9th कोर बटालियन के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी 9th कोर बटालियन का अफसर शलीन आकर किनली की बहादुरी के किस्से सुनाता है। यह सुनकर किनली चौंक जाता है। तभी वह अपने छोटे भाई वैनली को वहां पर देखता है। किनली अपने भाई से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। साथ में यह भी बताता है कि उसने और बैली ने इसलिए आर्मी ज्वाइन की थी ताकि तुम्हें ऐसा ना करना पड़े। लेकिन अब वनली वहां पर वर्दी में मौजूद है, इसलिए कि आनली को उसे अपनी कंपनी में शामिल करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि चाइनीज आर्मी फ्रंट लाइन पर जाने की तैयारी कर रही है। सभी सप्लाई को ट्रेन में लोड किया जा रहा है। सैनिक भी ट्रेन में सवार होते हैं। शाम होते ही आसमान में रेड फ्लेयर दिखाई देती है, जो इस बात का संकेत देती है कि ट्रेन रवाना होने वाली है। कि एनली और वनली सबसे आखिरी में दौड़ते हुए ट्रेन में सवार होते हैं। ट्रेन रवाना होती है और बाकी के सैनिक उनको सलामी देते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि इनमें से कई सैनिक वापस नहीं आएंगे। ट्रेन में किनली अपने भाई वनली को प्लाटून कमांडर लेई से मिलवाता है। वनली लेई से पूछता है कि उसके पास गन क्यों नहीं है। लेई बताता है कि अभी उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, इसीलिए उसे गन नहीं दिया गया है। इसलिए बाकी सैनिक वनली का मजाक उड़ाते हैं। कुछ देर बाद वनली को वेपन दिया ही जाने वाला था, लेकिन इस हंगामे के कारण वनली को बंदूक नहीं दी जाती। इसलिए वनली नाराज होकर ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है, जिसे बाकी सैनिक रोक लेते हैं। ट्रेन के दरवाजे खुलते ही सभी सैनिक चीन की महान दीवार देखते हैं। आखिरकार लेई वनली को उसकी गन देकर उसे आराम करने के लिए कहता है। कुछ ही देर में वे आइस्टर्न स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां और भी सामान ट्रेन में लोड किया जाता है। यहाँ ठंड काफी ज्यादा है, इसलिए कनली अपने सैनिकों के लिए स्टेशन मास्टर से गर्म कपड़ों की मांग करता है। स्टेशन मास्टर बताते हैं कि उन्हें अगले 2 दिन में गर्म कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन तभी वहाँ स्काउट प्लेन के पास अलार्म बजने लगता है। इसलिए सैनिकों को स्टेशन में जो कुछ भी सामान मिलता वे उसे उठाकर ट्रेन से भागते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन एक जगह रुकती है, जहाँ कुछ सैनिक ट्रेन का रास्ता रोके खड़े होते हैं। तभी उन्हें दुश्मनों के प्लेन की आवाज सुनाई देती है। कैनली अपने साथियों के साथ देखने जाता है कि वहाँ क्या हो रहा है।
और वे देखते हैं कि अमेरिकन प्लेन रेलवे ब्रिज और पटरियों को उड़ा देते हैं। इसलिए चीनी सैनिक ट्रेन से सामान नीचे उतारकर पहाड़ों की ओर भागना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में फाइटर प्लेन बम गिराकर ट्रेन को उड़ा देते हैं। अब चीनी सैनिकों के पास पहाड़ों के रास्ते से आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लंबा सफर तय करने के बाद वे एक चट्टानी इलाके में आते हैं, जहां पर 2 अटैक प्लेन को निगरानी के लिए अत्यधिक सभी सैनिक मृत होने का नाटक करते हैं। लेकिन फाइटर प्लेन सैनिकों पर ध्यान नहीं देते और वे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। 7th कंपनी के कई सैनिक इस हमले में मारे जाते हैं, जिसके तुरंत बाद अमेरिकी जनरल हेलीकॉप्टर में सवार होकर बर्फीले पहाड़ों में दुश्मनों की तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। नीची उड़ान भरने के बावजूद वे बर्फ में छिपे हुए सैनिकों को देखने में असफल रह जाते हैं। वहीं अंधेरे की आड़ में 7th कंपनी के सैनिक उनके दिए गए लोकेशन की ओर आगे बढ़ती हैं। तभी उनकी मुज़ब अमेरिकन सैनिकों से होती है। 7th कंपनी के सैनिक मुश्किल में है और ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते, इसलिए किनली युद्ध में शामिल होकर अपने साथियों की मदद करने का फैसला करता है। किनली अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों पर सरप्राइज अटैक प्लान करता है। तभी एक बम के ब्लास्ट होने के बाद फायरिंग शुरू हो जाती है। वनली भी जंग में अपनी पहली गोली चलाता है। भीषण युद्ध चल रहा है और अमेरिकन सैनिक भी हार मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका के सैनिकों के पास अच्छे वेपन है, लेकिन चीन के सैनिकों की किसी भी स्थिति में हार ना मानने की क्षमता अमेरिकन पर भारी पड़ गई। किनली अपने भाई के साथ आगे बढ़ता है और क्लोज कॉमेट में उतर जाता है। वनली के हाथों एक सैनिक मारा जाता है, जिसके बाद चीनी सैनिक एक अमेरिकन टैंक पर कब्जा कर लेते हैं और उसी टैंक से अमेरिकन टैंकों को तबाह कर देते हैं। 2 टैंक कुछ ही मीटर की दूरी से एक दूसरे पर एक ही समय पर फायर करते हैं। दोनों शेल एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन एक शेल अमेरिकन टैंक को लगता है और वो तबाह हो जाता है। वहीं प्लाटून कमांडर की कंपनी आने वाले दुश्मनों को देखती है और उन्हें रोकने का फैसला करती है। एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन के साथ वह उन सब की प्लाटून अमेरिकन सैनिकों का सफाया कर देती है। आखिरकार 7th कंपनी कम्युनिकेशन टावर को उड़ाने और लड़ाई जीतने के साथ एक और दिन जिंदा रहने में सफल हो जाती है। वहीं ईस्टर्न फ्रंट पर अमेरिकी एयरपोर्ट पर वेस्टर्न फ्रंट के जनरल आलमंड वेस्टर्न फ्रंट के जनरल ओलिवर स्मिथ से मिलते हैं। जनरल आलमंड अग्रेसिव तरीके से काम करते हैं और वे जनरल स्मिथ से कई सवाल करते हैं। तभी जनरल स्मिथ बताते हैं कि यह आसानी से जीते जाने वाली लड़ाई नहीं है, जैसा कि जनरल मैक आर्थर चाहते हैं। वहीं पहाड़ों में 7th कंपनी अपनी आगे कुछ जारी रखती है और फॉरवर्ड कैंप साइट पर पहुंचती है, जहां कमांडिंग अफसर सैनिकों की बहादुरी की सराहना करते हुए उनका स्वागत करता है। किनली कोड साइफर्स के साथ रेडियो ट्रांसमिट सफलतापूर्वक अपने साथ लेकर आया है और आखिरकार 7th कंपनी को आराम मिलता है। कई दिनों बाद सारे सैनिक भरपेट खाना खाते हैं। तभी वहां पर एनिंग आकर सैनिकों को कुछ गर्म कपड़े देता है और कियान को दूसरे मिशन के लिए जाने का आदेश देता है। 7th कंपनी की कैनली के नेतृत्व में मिशन के लिए रवाना हो जाती है। रात के अंधेरे में जब तापमान 0 के नीचे चला जाता है, 9th कंपनी चैंगजिंग लेक की ओर आगे बढ़ती है। वहीं फ्रंट लाइन हेडक्वार्टर पर जनरल को पता चलता है कि फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ रहे सैनिकों के पास ठंड को सहन करने के लिए कोई गर्म कपड़े नहीं है, इसलिए वह खुद भी गर्म कपड़े पहनने से इनकार कर देता है और अपने अफसरों से कहता है कि हमारे सैनिकों तक गर्म कपड़े पहुंचाने के लिए कोई रास्ता खोजो। वहीं फ्रंट लाइन के करीब पर फिले पहाड़ों पर सैनिक थकान, भूख और ठंड को बर्दाश्त करते हुए तड़प रहे होते हैं। इसी दौरान अमेरिकन सैनिक लिज्जतदार खाने का मजा लेते हैं। तभी जनरल स्मिथ को रिपोर्ट मिलती है कि दुश्मनों के आने का कोई संकेत नहीं है। वहीं चाइनीज फ्रंट लाइन पर जब विमान एक एरिया को क्रॉस करता है, तब उन्हें सिग्नल मिलता है, जिसके बाद फ्रंट लाइन हेडक्वार्टर पर अलार्म बजता है और सैनिक अपने सारे सामान के साथ शेल्टर की ओर भागते हैं। एनिंग अपने दोस्त के साथ एक छोटी सी इमारत की ओर भागता है ताकि वह वहां मौजूद एक नक्शे को सुरक्षित कर सके, लेकिन फाइटर प्लेन अंधाधुंध बमबारी कर रहे हैं और इस बमबारी में कोई भी नहीं बचता। यहाँ एनिंग भी शहीद हो जाता है, जबकि एक सैनिक अमेरिकन आर्मी का ट्रक लेकर दौड़ा आता है और बाकी ट्रकों पर ग्रेनाइट से हमला करता है। फिर वह कई टैंक भी तबाह कर देता है। कियान लीप ग्रेनेड फेंककर एक टैंक को नष्ट कर देता है। चीनी सैनिकों के इस भीषण हमले के बाद अमेरिकन सैनिक पीछे हटना शुरू कर देते हैं। आमने सामने के फायर में किनली पोलर बियर रेजिमेंट के इंचार्ज अमेरिकन कर्नल एल मैकलिन को घायल कर देता है। विनली घायल कर्नल को मारने जाता है, लेकिन तभी किनली उसे रोक देता है और उसे युद्ध के नियम का पालन करने के लिए कहता है। कुछ ही देर में अमेरिकन सेना रिइंफोर्समेंट भेजती है। एक फाइटर प्लेन चीनी सेना पर हमला करता है और स्मोक मार्कर से उनकी पोजीशन रिवील करता है।
लेकिन तभी एक चीनी सैनिक बसूका से प्लेन को मार गिराता है, जिससे प्लेन मिलिट्री बेस पर क्रैश हो जाता है, जिसके तुरंत बाद अमेरिकी बॉम्बर्स द्वारा बेस पर बमबारी की जाती है। इसलिए प्लाटून कमांडर लेई अपने साथियों की जान बचाने के लिए एक जीप में स्मोक मारकर रख के दूसरी दिशा की ओर आगे बढ़ता है, ताकि अमेरिकन फाइटर प्लेन उसे फॉलो करते हुए बमबारी करें। इस तरह से लेई अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। कियान ले अपनी 7th कंपनी के शहीद सैनिकों की लिस्ट में लेई का नाम जोड़ देता है और शपथ लेता है कि वह युद्ध जीतेगा और अपने सैनिकों को वापस उनके घर ले जाएगा। वहीं पीछे हट करने वाले अमेरिकन सैनिकों के एक दस्ते को रास्ते में बर्फ में जमे हुए चीनी सैनिक दिखते हैं। अपने देश की रक्षा करते हुए सभी सैनिक बर्फ में झमकर मर गए। इस बहादुरी को सैल्यूट करने से जनरल स्मिथ अपने आप को रोक नहीं पाए। वह बताते हैं कि इतने फौलादी इरादों वाले योद्धाओं के खिलाफ लड़ना अमेरिका के लिए आसान नहीं था, और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।